प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास का असर दिखने लगा है। उन्होंने मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर आने के लिए कहा था और आज पहले ही दिन सुबह सुबह मंत्री दफ्तर की ओर भागते हुए दिखाई दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वक्त पर मंत्रालय पहुंचे। तेजी से गाड़ी आई और तेजी से गाड़ी से उतरकर वो दफ्तर के भीतर दाखिल हो गए। इससे पहले कल ही कार्यभार संभाला और आज के दिन सुबह 9:30 बजे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा था कि सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचे। तो अनुराग ठाकुर समय पर दफ्तर पहुंचे और इस दौरान हालांकि वहां पर मीडियाकर्मी भी मौजूद। कल तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में पहुंचकर कार्यभार संभाला और आज से ये कह लीजिए कि एक रूटीन वर्क की, एक रूटीन काम की यहां पर शुरुआत। 9:30 बजे जो है दफ्तर में पहुंच गए हैं, जिससे काम की efficiency जो है और ज्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री परियोजनाएं हैं उनको सही से लागू करें कि अनुराग। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सभी मंत्री अपने दफ्तर के अंदर 9:30 बजे पहुंचे और आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर एग्जैक्ट 9:30 बजे जो है अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं, जिससे काम की एफिशिएंसी जो है और ज्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर कि जनता से जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं उनको सही से लागू किया जाए और जनता तक पहुंचाने के लिए आपको काम करना होगा और मंत्रालय के अंदर लोगों से मिलें, उनका फीडबैक लें, कामकाज कैसा चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि किसी भी फाइल को जो है वो अपनी टेबल पर बहुत ज्यादा देर तक ना रोकें। अगर फाइल का काम कंप्लीट हो गया है तो उसको वापस करें काम करने के बाद। लेकिन 9:30 बजे पहुंचने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया था। अनुराग ठाकुर बिल्कुल 9:30 बजे अपने दफ्तर आ गए हैं और यहां से सभी अधिकारियों के साथ वो जो है बैठकें करेंगे और आगे किस तरीके से सरकार का कामकाज हो इसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब बात यूपी में सजदा पॉलिटिक्स की। यूपी के सियासी मैदान में टाल ठोकने वाले ओवैसी की सजदा सियासत पर अब जबरदस्त माहौल वहां बन रहा है। बहराइच जाकर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई, लेकिन राजा सुहेल देव के स्मारक की अनदेखी कर दी और उनके साथ सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी थे। अब बीजेपी ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा को लेकर हमला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी ने विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया, जबकि उन्हें हराने वाले राजा सुहेल देव की अनदेखी कर दी। राजभर की पार्टी के साथ ओवैसी की पार्टी का गठबंधन है और राजभर की जो पार्टी है वो सुहेल देव को देवता तुल्य मानते हैं। और ऐसे में जो ये घटना अब सामने आई है, इसके बाद गठबंधन को लेकर जिस तरह की पेच उलझते हुए दिखाई देंगे, यकीनन इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। बीजेपी ने लगे हाथ ओवैसी को निशाने पर लिया है, तो वहीं ये नाराजगी ओपी राजभर के मन में भी हो सकती है कि सुहेल देव के स्मारक पर ओवैसी नहीं गए। पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं सैयद सालार मसूद जो एक आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अभी आपने रोड मैप के बारे में ये लोग क्या करना चाहते हैं? समाज ऐसे लोगों को कभी माफ करेगा? डेवलपमेंट के बारे में अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना अंधे हो गए हैं लोग, राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं, देश के गुनाहगारों का सम्मान कर रहे हैं। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उसमें हम मेंबर हैं। तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। मत चले।
तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के साथ असदुद्दीन ओवैसी की एक खास बातचीत। आज तक में स्वागत है सर। ये बताइए कि आज सबसे पहला मैं सवाल इससे शुरू करता हूं, जो आपने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को आप नहीं होने देंगे, और योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को स्वीकार किया था हमारे ही चैनल पर। आपका क्या रिएक्शन? हर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी को अपोज करती है, तो बीजेपी को अपोज करेंगे तो जो मुख्यमंत्री है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। अगर किसी को हमारी बात पर एतराज है तो वो बोले ना करे अपोज। और हमको आपसे बताना ये है कि ये सिर्फ दो पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोविड के सेकेंड वेव में ना उनको ऑक्सीजन पहुंचा सकी, ना दवा पहुंचा सकी। और मीडिया ने दिखाया, देश ने देखा कि गंगा के ऊपर लाशें बह रही हैं, नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं, और मरने वाले बहने वाली लाशें किसी के भाई, किसी का बाप, किसी की बहन थी। इस उत्तर प्रदेश का नौजवान जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, खुद योगी आदित्यनाथ के सरकार के मंत्री फरवरी 2020 में कहते हैं कि 38 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में नौजवान है, जो 18 से 50% बढ़ गया है। और ठोक दो की पॉलिसी इनकी है, रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ गन पे चलाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो यकीनन हमको पूरा इख्तियार अपोज करेंगे। ये और सुनिए, हम अकेले नहीं हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इनका विरोध करेगी, देखना आप। जी, मैं ये कह रहा था कि ये सियासी चैलेंज है। आपको लगता है आप सियासी चैलेंज उनको दे रहे हैं या पर्सनल है? कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की भी बात होती है। अब भाई ये तो पॉलिटिकल, हमको अपोज करना हमारा राइट है डेमोक्रेसी में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप भागीदारी मोर्चा के साथ हैं, 100 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या अपने आप में ये मोर्चा इतना पावरफुल है कि ये सभी सीटों पर लड़ ले, जीत जाए और एक चैलेंज दे सके, या आपको किसी बड़े दल की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब का भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं, और इसमें जो वंचित समाज के कई समाज हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर साहब ने उनको जमा किया है, और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। और मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रहा है, और ये सही मानों में ही हिंदुत्व की ताकतों को मुकाबला कर सकते हैं। और अब बात किसानों को लेकर सरकार के नए प्रस्ताव की। नई टीम मोदी के बाद सरकार ने फिर किसानों से बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं है। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं, उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें, और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे, और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है, और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी, उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते